बचपन से ही फूफो के यहाँ की मेरी माँग थी कि जब भी फूफो यही कहा करती थी कि इसको मैं अपने घर की बहू बनाऊँगी। और फूफी और खाला तो कहते हैं ना माँ जैसी होती है, पर मेरी फूफी थोड़ी अलग ही थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मेरी शादी मेरी फूफी के घर होने वाली थी और मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अपनी बहन के घर मुझे दे रहे थे। कहने लगे कि मैं सुकून से आराम से रहूँगा क्योंकि बहन के घर तुम चली जाओगी तो मुझे ये लगेगा कि मेरे अपने ही पास हो। ये नहीं पता था ज़िंदगी में जब रिश्ते बदलते हैं ना, तो सारे रिश्ते बदली ही हो जाते हैं। चाहे उसमें फूफो का घर हो, चाहे उसमें खाला का घर हो, कोई भी सास बन के सिर्फ़ सास ही बन के रह जाए। कुछ इस तरह से मेरा रिश्ता हुआ। उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा है भाई, मुझे पता है तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं और तुम मुझे दहेज वग़ैरह बिल्कुल भी मत देना। मुझे सिर्फ़ मैं अपना दुपट्टा उठा कर के इसको ले जाऊँगी अपने घर और तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना। इस बात पे से अम्मी भी थोड़ी-थोड़ी नाराज़ थी। अम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं होता, हम जब भी शादी करेंगे दहेज तो तुम्हें लेना पड़ेगा, हम अपनी बेटी को देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। इस तरह से बातें हो गई और फिर रिश्ता तय हो गया, मंगनी हुई क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद करता था और हमारा जोड़ा लाखों में एक था। मैं मानती हूँ कि वाक़ई में हमारे जोड़े को नज़र लग गई थी क्योंकि हम दिखने में एक जैसे ही लगते थे और वो भी खुले रंग का था, मैं भी गोरी थी, मेरा भी रंग साफ़ था। तो हर कोई यही कह रहा था कि इनके जोड़े को कहीं नज़र ना हो जाए और कहते हैं नज़र तो बरा है। खैर मंगनी बहुत धूम-धाम से, मैं भी बहुत खुश थी और इस तरह से बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई। शादी इतनी जल्दबाज़ी में फूफो ने करी मेरी कि कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया क्योंकि वो मुंबई में रहते थे और हम यहाँ गाँव में रहते थे। तो उस टाइम पे मेरे पापा को कहा कि आप लोग मुंबई आ जाएँ और यहीं पर से हम निकाह कर लेंगे मस्जिद के अंदर। और पापा के हालात देखो ख़राब थे मेरे, उनके पास इतना सारा दान दहेज नहीं था। उन्होंने भी सोचा चलो बहन के घर जा रही है, जो भी होगा मैं बाद में दे दूँगा। और इस तरह से ना मंगनी कर दी, मंगनी के बाद शादी भी हो गई और बस सादगी के साथ में मेरा निकाह हुआ। मुंबई के रूम तो आपको पता है छोटे-छोटे होते हैं, मैं गाँव की रहने वाली थी और इतना सब कुछ मैंने देखा था, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, छोटे-छोटे घर, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था, फिर भी खैर कोई बात नहीं। शादी के बाद मुझे पहले बार मैंने होटल के अंदर अपनी एंट्री करी, मैंने कभी होटल नहीं देखा था। तो शादी के बाद उस रात वो लोग मुझे होटल ले गए, सारा रिसेप्शन मेरा बाकी का वहाँ पर ही हुआ। फूफो के घर के हालात थोड़े अच्छे थे, बस सही थे, ज़्यादा इतना हाई-फ़ाई नहीं थे, बस सही थे। ऊपर एक मालिया बना हुआ था जहाँ पे मेरा सोना-बैठना बना दिया गया था, बेड वग़ैरह था नहीं, मुंबई में तो वैसे भी नहीं रहते, अब तो होने भी लगे हैं। तो मैंने अपना नीचे बिस्तरा मुझे लगा दिया गया और मैं अपना वहाँ पर सो जाया करती थी। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से गुज़रा क्योंकि मेरी फूफो की 2 लड़कियाँ थी और 2 ही लड़के थे। तो जो छोटे लड़का था वो मुझे मेरा देवर हो गया था और अब मुझसे बहुत अच्छे से वो लोग पेश आया करते। वैसे भी पहले भी बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना रिश्ते बदल जाते हैं। अब वो मुझे बाजी ना कह के भाभी कहने लगे थे। मैं भी उनके साथ में बहुत कुछ सीख रही थी रहना-सहना, लेकिन फूफो का रवैया कुछ दिनों के बाद थोड़ा-थोड़ा करके चेंज होते जा रहा था। हर बात पे रोकना-टोकना, कभी नहीं समझाती थी कि ऐसे नहीं करते, सीधा एक ही कहती ये गाँव की है, इसे पता नहीं है, इसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। भाभी ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। और यहाँ पर से हमारी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मैं चुप रहा करती तो वो सोचते कि गाँव की लड़की है, इसे तो हम ऐसे ही दबा सकते हैं। मैंने काफ़ी अपनी गृहस्थी को सँभालने की कोशिश करी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि देखो ऐसा है, इस घर में अगर रहना है तो मम्मी-पापा की बात तो माननी ही होगी क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हें समझाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं। फिर तुम दहेज वगैरह भी नहीं लेकर आई हो। मैंने कहा कि पापा तो देने को तैयार थे पर आपकी मम्मी ने मना कर दिया। इस तरह से हमारे रिश्ते अपने रिश्ते ना रह कर के पराए रिश्ते हो गए। ये बात जब मेरे कान में रोज़-रोज़ डाली गई, दहेज नहीं लाई, तो मैंने एक दिन अपने घर पे फ़ोन करा और अम्मी से कहा तो अम्मी ने मुझसे कहा कि अपने बाप से बात करो तुम। ये रिश्ता तुम्हारे बाप ने खुद से करा था, मैंने नहीं करा था, मैंने मना करा था उन्हें।
कि पहले की रिश्तेदारी भी ख़राब हो जाएगी। जब पापा को इस बात का पता चला तो पापा ने मेरी सास से बात करी और कहा कि मैं तो दे रहा था, तुमने लिया ही नहीं दहेज। कैसे भी मैं करके देता, चाहे मैं कर्ज़ा करता, कुछ भी करता, लेकिन मैं अपनी बच्ची को दहेज देता। तो उस पे से कहने लगी, अच्छा तुम्हारी बेटी ने चुगली लगा दी है तुमसे, ठीक है, और एक काम करो तुम अपनी बेटी को ले जाओ। बड़ी बहन होकर के उन्होंने इस तरह से करा। मेरे पापा बहुत रोए उस दिन, मैं भी बहुत रोई। मैंने कहा, पापा आप यहाँ नहीं आना, मैं अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश करूँगी। पापा ने कहा, देखो अच्छा रिश्ता है और अच्छे घर में तुम गई भी हो, शहर में हो, अपने घर को बचाने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि कल को मैं पछताता रहूँ और तुम भी पछताओ। बस इस तरह से मैंने उनसे अपने हस्बैंड से कहा कि देखो मम्मी ने ऐसे-ऐसे मेरे पापा से बोला, तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है, तो सबसे पहले तो तुम कान खोल के ये बात सुनो कि इस घर की कोई भी बात तुम अपने घर पे नहीं पहुँचाओगी और जो गलती तुमने करी है उसकी तुम माफ़ी माँगोगी, जभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ क्योंकि ये मेरे माँ-बाप की जैसे ही है कि मेरे माँ-बाप तो इतनी दूर हैं। मैं नीचे गई और नीचे जा कर के मैंने अपनी सास से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं कभी अपने घरवालों के बारे को इस घर के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम अपने ससुर को जब तलक नहीं मना लोगी, उनके पैर पकड़ के माफ़ी नहीं माँगोगी, तो हम तुम्हें कोई भी नहीं माफ़ करेगा। मेरे हस्बैंड ने भी यही बात कह दी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बाप के भी तो पैर पकड़ लेते हैं ना। मैंने अपने ससुर के पैर पकड़े और उनसे माफ़ी माँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं माफ़ तुम्हें जब करूँगा, जब तुम ये कहोगी कि आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी और ना ही घर पे तुम कभी फ़ोन करोगी। मैंने ये बात फिर से दोहराई और उन्होंने मुझे एक ठोकर मार दी और बस इस तरह से ना ज़िंदगी मेरी बद से बदतर होती चली गई। मुझे नहीं पता था कि अपनों में शादी होने के बाद में रिश्ते इतनी जल्दी बदल जाते हैं। मैं तो बहुत सारे सपने लेकर के आई थी इस घर के अंदर और सारे ही सपने मेरे चूर हो गए। जिसका हस्बैंड साथ नहीं देता ना तो उसकी कोई भी उसकी इज़्ज़त नहीं करता और अगर हस्बैंड साथ है ना तो सभी इज़्ज़त करते हैं। मेरे हस्बैंड मेरा साथ ही नहीं देते थे, तो इज़्ज़त कौन करता मेरी? अब तो नंदों का भी मुँह खुलने लगा था, देवर का भी मुँह खुलने लगा था। हर कोई मुझे कोई न कोई बात सुना देता, कोई मुझसे सही से बात नहीं करता। सब खाना खाते और मुझे बाहर बिठा देते और मैं ये सोचती रहती कि अब क्या होगा? पता नहीं शाम में आज क्या होना है? एक डर के साए में मैं जी रही थी उस घर के अंदर। रात को जब खाना खाने का टाइम आता, तो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते और मेरे हस्बैंड कह देते, "तुम बाद में खा लेना।" और मैं अकेले बैठ के खाती, तो मैं सोचती कि आखिर तो मैं इस घर की बहू हूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भतीजी तो फूफी की जान होती है, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? जब देखो ये बद्दुआएँ देती रहती और मेरी अम्मी को मेरे मुँह पे कोसती, अपने भाई को नहीं कुछ कहती, लेकिन मेरी अम्मी को कोसती रहती। इसी बीच में एक दिन मेरी अम्मी का फ़ोन आया और उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें मिनी अटैक आया था, तो सब लोगों ने बताया कि तुम्हारी अम्मी की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मुझे मेरी सास की बददुआओं से डर लगने लगा क्योंकि उन्होंने मुझे जब ये कहती थी ना कि इसकी माँ का देखना क्या हशर होगा, अब इसकी माँ की ऐसी आवाज़ आ जाएगी, मेरे भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद उसी ने करी, उसकी बेटी ने मेरी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये सारी बातें सुन-सुन के मैं डिप्रेशन में जाने लगी और इसी बीच में मुझे अल्लाह का हुक्म हो गया। प्रेगनेंसी की हालत में भी वे लोग मुझसे पूरे दिन का काम कराते और ये कह देते हैं कि कुछ नहीं होता ऐसे उसमें तो काम करना ही चाहिए। मैं कमज़ोर सी थी, पतली थी, तो उसके बावजूद भी पूरा दिन का काम मैं करती। फिर उसके बाद में मेरी फूफसास आ गई, उनके बच्चे आ गए। पूरा घर का काम मेरे ऊपर रहता, इतनी-इतनी सारी रोटियाँ बनाना, चावल बनाना, सब्ज़ी 2-2 रंग की सब्ज़ी, दाल, चावल हर चीज़ बना के देती, पर कोई भी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती। हर कोई यही कह देता है कि ये इसके अंदर नमक तेज़ है, तो इसके अंदर मिर्च तेज़ है। नॉर्मल खाना रहता, मैं उनका देख कर के ही बनाती, लेकिन हर कोई मुझे यही कहता। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरे दिल से भी बददुआ निकलने लगी थी कि इन्हें भी अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब ना हो, जैसे इन्होंने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। और वो ये कहा करती थी कि इसे औलाद का सुख ना मिले।
अपने ही नस्ल को कौन कोसता है। 9 महीने मैंने कैसे काटे मुझे ही पता है। माँ-बाप तो बहुत कुछ अच्छा सोच कर के बच्चों की शादी करते हैं, पर किस्मत का कुछ पता नहीं होता और किस्मत के आगे अच्छे-अच्छों के घुटने टिक जाते हैं। मेरे घरवालों के भी घुटने टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि शादी के बाद रिश्ते इतनी जल्दी बदलते हैं। घुट-घुट के जीने से तो मैं सोचती थी एक बार मर ही जाओ ताकि ज़िंदगी का खेल ही ख़त्म हो जाए। शहर में रहना और ऊपर से अपना कोई ना होना और उन सबके ताने सुनना। इसी बीच मेरा भाई आया तो मेरे भाई से मुझे मिलने नहीं दिया